I am fascinated by bear market, like the one we are seeing today. रीजन बिल्कुल सिंपल है. दिस इज द परफेक्ट टाइम जब हम अपने पोर्टफोलियो की, फ्यूचर पोर्टफोलियो की नींव रखते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो देयर आर क्लियर पैटर्न्स दैट आर emerging right now. Few stocks and few sectors are performing much better than the majority of listed players right now. और चांसेस ये हैं कि जो स्टॉक इस बेयर मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, वो नेक्स्ट बुल रन में शायद और सभी स्टॉक से कहीं ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करेंगे. आज हम एक ऐसे ही स्टॉक की बात करने वाले हैं, विंडलास बायोटेक लिमिटेड. फार्मा सेक्टर का स्टॉक है. फार्मा सेक्टर आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है, और हो सकता है कि अगली बुल मार्केट के बहुत सारे विनर्स फार्मा सेक्टर से ही निकल के आएंगे. मेरा नाम चिराग है एंड वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है. प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर विंडलास का बिजनेस मॉडल समझना है ना, तो सबसे पहले समझो कि फार्मा वैल्यू चेन में विंडलास काम कहां पर करती है. देखिए, बहुत सारी फार्मा कंपनी इंडिया के अंदर आज के दिन में लिस्टेड है, लेकिन सभी फार्मा कंपनीज एक जैसी नहीं है. किसी कंपनी को तो मार्केट 60, 70, 80 का पीई देती है. फॉर एग्जाम्पल डिवीस लैब है, न्यूलैंड लैब्स है, लोरस लैब्स है, या फिर सिंजीन जैसी कंपनी है, जहां पर मार्केट 60, 70 या 80 या 100 का भी पीई आपको दे देती है. ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी कंपनीज हैं जैसे सिप्ला और बिंदो फार्मा, सन फार्मा, इन जैसी कंपनीज को मुश्किल से 20 या 25 का पीई मिलता है. ऐसा क्यों है? द होल डिफरेंस इज कि आप फार्मा वैल्यू चेन में कहां पर एग्जिस्ट करते हो. तो सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी ड्रग की लाइफ साइकिल क्या होती है. देखिए, आपको मैं सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करूंगा. टॉप ऑफ द वैल्यू चेन में तो आपको मिलेंगी इनोवेटर कंपनीज. वर्ल्ड में बहुत कम इनोवेटर कंपनीज है, मेरे ख्याल से 5 या 10 बड़ी इनोवेटर कंपनीज है. कंपनीज लाइक फाइजर, सैनोफी, एस्ट्राजेनिका या फिर नोवार्टिस, इन जैसी कंपनीज रिसर्च और डेवलपमेंट में बहुत सारा खर्चा करती है, और इनको 10 से 15 साल लग जाते हैं किसी भी एक नए मॉलिक्यूल को या ड्रग को बनाने में. अब क्योंकि इन कंपनीज ने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, बहुत ज्यादा टाइम खर्च किया है, तो देयर इज अ विंडो ऑफ 10, 15 या 20 साल जहां पर उस ड्रग को सिर्फ ये कंपनी बेच सकती है. इन ड्रग्स को बोलते हैं हम पेटेंटेड ड्रग्स. पेटेंटेड ड्रग्स को मैन्युफैक्चर और डेवलप करने की जिम्मेदारी इनोवेटर्स देते हैं सीडीएमओ प्लेयर्स को, जैसे डिवीस लैब, न्यूलैंड लैब्स, लोरस लैब्स या फिर सिंजीन जैसी कंपनीज को. अब यहां पर डिवीस लैब जैसी कंपनीज के पास बहुत सारे बेनिफिट है. फॉर एग्जाम्पल, इनके पास एक रेवेन्यू की सिक्योरिटी है. 10-15 साल तक उस ड्रग को इनोवेटर के अलावा कोई नहीं बनाएगा, और इनोवेटर ने उनका सीडीएमओ का कॉन्ट्रैक्ट डिवीस लैब को दे दिया. यानी अगले 10-15 साल तक कोई भी कंपटीशन नहीं है डिवीस लैब के पास. उसके बाद जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है ना, कंट्रीज लाइक अमेरिका में, वो बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं. उसके हिसाब से इनोवेटर अपने मैन्युफैक्चरर्स को बार बार चेंज नहीं कर सकता. तो अगर इनोवेटर ने आपको चूज कर लिया मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो यू आर स्टक विद हिम, है ना. तो चांसेस ये है कि आप उनके लिए अगले 15-20 साल तक वो ड्रग लगातार बनाते रहोगे. ठीक है. एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो केमिस्ट्री यूज होती है वो भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है. उसके बाद एसेट हैवी बिजनेस होता है, और मार्जिन्स आपको बिल्कुल ज्यादा मिलते हैं. इसी वजह से आपके पास एक प्राइसिंग पावर भी होती है ना. और जो पेटेंटेड ड्रग्स होते हैं वो इन कंपैरिजन टू जेनेरिक ड्रग्स, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, उनसे महंगे होते हैं. उसकी वजह से जितनी भी वैल्यू चेन है वो सब बड़ा मोटा मुनाफा कमाते हैं. ये रीजन है कि डिवीस लैब, न्यूलैंड लैब्स या सिंजीन जैसी कंपनी को मार्केट ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन देती है आज के दिन में. अब दूसरे पार्ट ऑफ वैल्यू चेन की तरफ चलते हैं. ड्रग का पेटेंट खत्म हो गया 15-20 साल के बाद. अब इस ड्रग को कोई भी कंपनी बना सकती है, यानी जो कंपनी बनाएगी उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई खर्चा नहीं. इसका मतलब ये है कि ये ड्रग्स अब बहुत सस्ते हो जाएंगे. इन ड्रग्स को हम बोलते हैं जेनेरिक ड्रग्स. जेनेरिक ड्रग्स में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस ड्रग को कोई भी बना सकता है. आज की जो हम कंपनी पढ़ने वाले हैं वो इसी वैल्यू चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. विंडलास एक जेनेरिक सीडीएमओ प्लेयर है जो जेनेरिक फार्मा कंपनीज के लिए ड्रग्स बनाता है. 550 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं इनके आज के दिन में, और इंडिया की टॉप फार्मा कंपनीज विंडलास जैसी कंपनीज से अपने ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करवाती है. जो टॉप 20 फार्मा कंपनीज हैं उनमें से 15 फार्मा कंपनीज इनकी क्लाइंट्स हैं, जैसे फाइजर, सैनोफी, कैडिला, एमक्योर एक्सेट्रा. पेटेंट खत्म होते ही अगले दिन विंडलास प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखता है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो विंडलास ओन करता है. इसके अलावा फार्मा के अंदर ना रेगुलेटरी कंसर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं कि ड्रग्स कितने सेफली तरीके से बन रहे हैं,
क्योंकि दवाइयों के अंदर हमें सेफ्टी का और सफाई का और क्वालिटी कंट्रोल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो जितनी भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा और डिफरेंट क्लाइंट्स के द्वारा बार-बार ऑडिटेड की जाती हैं। इसके अलावा विंडलास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी ओन करता है उस ड्रग की। यानी एक ड्रग सपोज़ कीजिए उन्होंने एक्स कंपनी के लिए बनाया और वही ड्रग कोई वाई कंपनी बनवाना चाहती है, तो विंडलास को परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी अपने एक्स क्लाइंट से, क्योंकि उसका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइट है, वो उसके पास खुद है। तो वो वाई कंपनी के लिए भी वही ड्रग्स बना सकता है, डिफरेंट पैकिंग के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ। तो इससे क्या होता है कि विंडलास के पास एक परमानेंट स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू हो जाता है कि वो जो बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जहां पर ये 8 से 10% के आसपास मार्जिन्स कमा सकते हैं लगातार। सबसे अच्छी बात इस बिजनेस की ये है कि यहां पर मार्जिन्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते और रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा सिक्लिकल नहीं है, क्योंकि फार्मा कंपनी ऑल इन ऑल अगर हम देखेंगे उतनी ज्यादा सिक्लिकल नहीं है जितनी ज्यादा सिक्लिकल एग्रो केमिकल कंपनीज हैं या फिर केमिकल कंपनीज हैं। रिमेंबर, मार्जिन्स यहां पर उतने हाई नहीं है जितने डिवीज लैब या न्यूलैंड लैब्स में है, लेकिन दे आर वेरी कंसिस्टेंट। ऐसे टर्नओवर भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करनी होती, आपको पता है कि कौन सा ड्रग किस तरीके से बनना है, आप ऑलरेडी प्रोक्योर करके रखते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैवी बिजनेस ये नहीं है ना। इसी वजह से जो आपको रिटर्न मैट्रिक्स नजर आएंगे, ROCE नजर आएगा, ROE नजर आएगा, इस तरीके की कंपनीज में वो बहुत हाई रहते हैं। आई होप आपको वैल्यू चेन समझ में आ गई होगी। अब हम बिजनेस सेगमेंट की बात करेंगे, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि इनका धंधा किस तरीके से चलता है। सबसे बड़ा बिजनेस सेगमेंट इनका है CDMO मैन्युफैक्चरिंग फॉर जेनेरिक फार्मा कंपनीज इन इंडिया। जैसा कि वैल्यू चेन में मैंने आपको समझाया था कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती हैं जेनेरिक फार्मा कंपनीज के लिए इंडिया के अंदर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय विंडलास। ठीक है, विंडलास इंडिया के टॉप 5 मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। अराउंड 1.5% ऑफ द मार्केट शेयर 2023 में विंडलास के पास था। वो आहिस्ता बढ़ रहा है। दिस इज अ वेरी फ्रेगमेंटेड मार्केट, यानी बहुत सारे प्लेयर हैं, 2 से 2,500 के आसपास प्लेयर्स हैं जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें साइंस ऑफ कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, जहां पर छोटे प्लेयर्स को या तो बड़ी कंपनियां एक्वायर कर रही हैं या फिर छोटे प्लेयर्स आउट ऑफ बिजनेस हो रहे हैं। इस बात को समझिए, गेम यहां पर सारा वॉल्यूम का है। आप अपनी वॉल्यूम कैसे एक्सपेंड करते हैं, नए नए क्लाइंट्स को ऐड कर रहे हैं, वैसे आपकी वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगी। नई नई ज्योग्राफीज में आप जा रहे हैं, नए नए स्टेट्स में जा रहे हैं, वहां पर आपकी वॉल्यूम एक्सपेंशन होगी। उसके बाद आप नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड होगी। आज के दिन में 70 से 75% के आसपास का जो रेवेन्यू है वो इस डिवीजन से आता है। मार्जिन्स लगभग 8 से 10% के आसपास रहते हैं। बहुत ज्यादा मार्जिन्स नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट कैश फ्लो है। अगर नए प्रोडक्ट्स की बात करूं तो आज के दिन में विंडलास जो मोस्टली प्रोडक्ट बना रही है ना, वो फिक्स डोसेज ओरल मेडिसिन है। और इन्होंने रिसेंटली एक नया प्लांट लगाया है इंजेक्टेबल्स का। अब यहां पर इनको उम्मीद है कि मार्जिन्स इनको कहीं ज्यादा बेटर मिलेंगे इन कंपैरिजन टू ओरल डोसेज जो मेडिसिन ही आज के दिन में बना रहे हैं। उस प्लांट की जो सारे अप्रूवल्स हैं वो आ चुके हैं, लेकिन ये एक स्लो प्रोसेस होता है। अप्रूवल्स आने के बाद भी, कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी, नई नई बैचेस आने के बाद भी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है उसको कंप्लीट होने में शायद 1 से 1.5 साल लग जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे इंजेक्टेबल्स की वॉल्यूम्स आने लग जाएगी, हमें ऐसा लगता है कि CDMO के जो मार्जिन्स हैं जो आज 8 से 10% के आसपास दिखाई देते हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव होने लग जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस सेगमेंट की, और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस सेगमेंट की, ट्रेड जेनेरिक्स एंड इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस। आपने अपने शहर में जन औषधि केंद्र देखे होंगे, जहां पर सस्ती जेनेरिक मेडिसिन्स मिलती हैं। ये स्टोर्स हर एक शहर में बहुत रैपिडली ग्रो हो रहे हैं। क्यों ग्रो हो रहे हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कर रही है थ्रू प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। इस प्लान के तहत गवर्नमेंट चाहती है कि मोस्टली जो गरीब लोग हैं उनको सस्ती दवाइयां मिलनी चाहिए। अफोर्डेबल मेडिसिन फॉर ऑल, ये गवर्नमेंट का लक्ष्य है। इसीलिए ये जो जन औषधि केंद्र हैं वो खासकर Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज में बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। आज के दिन में 15,000 के आसपास जन औषधि केंद्र हैं, लेकिन 2026 में यानी 1 साल के अंदर ये फिगर शायद 25,000 से 26,000 के बीच में हो जाएगी। दिस इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्टिकल फॉर विंडलास। देखिए, आपके लिए सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं। 2 तरीके के ड्रग्स हैं जो फार्मेसी में मिलते हैं। पहले तो ब्रांडेड ड्रग्स, जो विंडलास CDMO के थ्रू अपने क्लाइंट्स के लिए बनाता है। ठीक है, ये मार्केटिंग करती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे फाइजर, सन फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, इस तरीके की कंपनियां। इनका बिजनेस मॉडल डिपेंडेंट होता है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर। MRs अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अपने ड्रग की मार्केटिंग करते हैं और उसके ऊपर इनका कमीशन बेस्ड होता है।
उसके बाद एक मार्केटिंग कॉस्ट भी जुड़ी होती है। किसी भी ब्रांडेड ड्रग को आप किसी फार्मेसी में बेचते हैं तो जो दूसरे तरीके के ड्रग्स हैं, जेनरिक ड्रग्स, उनका जो सेल्स चैनल है वो टोटली डिफरेंट होता है। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू नहीं बिकते, वो डायरेक्टली बिकते हैं फार्मेसीज के पास विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज स्टॉकिस्ट्स। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ ना कुछ मार्जिन देना पड़ता है, तभी तो वो आपकी दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेकिन दीज ड्रग्स आर मच मच मोर चीपर देन द ब्रांडेड ड्रग्स। ये जो ब्रांडेड ड्रग्स का फेनोमिनन है ना, ये इंडिया में ही चलता है और किसी भी देश में नहीं चलता। जो 90% इंडिया की ड्रग इंडस्ट्री है ना, वो ब्रांडेड ड्रग है। लेकिन वो सिस्टम आहिस्ता 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 चेंज हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि जेनरिक ड्रग्स अगले 20 साल में या 25 साल के अंदर 50% या फिर 40% एटलीस्ट ऑफ द मार्केट होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है जो विंडलास को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टॉक बना देता है। देखिए, 3 चीजें हैं जो विंडलास के लिए इस धंधे में काम कर रही हैं। सबसे पहला, इनके पास क्वालिटी का एक्सपीरियंस है। पिछले कई साल से ये जेनरिक मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, तो इनको पता है कि जेनरिक मेडिसिन कैसे बनाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इनके पास ऑलरेडी है, तो ये अपनी ब्रांड के नाम से जेनरिक ड्रग्स आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में निकाल रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली निकाल रहे हैं। दूसरा, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट चाहती है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता आए ताकि जो सप्लाई चेन है ना, वो एफिशिएंटली काम कर सके। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि जो इनएफिशिएंट छोटे प्लेयर्स हैं, जिनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स उतने हाई नहीं है, वो मार्केट में आए। क्योंकि जेनरिक मेडिसिन का इंडिया में रेपुटेशन बहुत अच्छा नहीं रहा है पास्ट में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि विंडला जैसे बड़े प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं, वो रेपुटेशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है क्योंकि क्वालिटी के ऊपर ध्यान है। और तीसरा, जैसे जैसे जन औषधालय बढ़ रहे हैं, ये कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन भी स्ट्रॉन्ग पे स्ट्रॉन्ग करे जा रही है। इसीलिए जो ट्रेड जेनरिक्स की सेगमेंट है वो 40% CAGR से ग्रो की है पिछले 4 साल में। रिमेंबर, जो सीडीएमओ बिजनेस था वो सिर्फ 10 या 15% के आसपास से ग्रो कर रहा है पिछले 4 साल से। तो जो मेन ग्रोथ आ रही है ना, वो यहां से आ रही है, ट्रेड जेनरिक से आ रही है। मार्जिन्स भी यहां पर सीडीएमओ के कंपैरिजन में 3 या 4% के आसपास से ज्यादा है। यानी जैसे जैसे ट्रेड जेनरिक्स का धंधा बढ़ेगा, आज के दिन में 20 से 25% के आसपास रेवेन्यू इनके ट्रेड जेनरिक सेगमेंट से आते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे वो बढ़ेंगे, इनकी जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी स्ट्रेंथन होगी। इसके बारे में और डिटेल में मैं ग्रोथ ट्रिगर्स में बात करूंगा। इसके अलावा इसी सेगमेंट में इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस भी आते हैं, जहां पर ये अपनी जेनरिक दवाइयां देते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, तो गवर्नमेंट को बल्क में बहुत सारी जेनरिक दवाइयां ये भेजते हैं। उसी तरीके से किसी एनजीओ को भी जरूरत हो सकती है। ये बिजनेस भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है और बहुत बढ़िया मार्जिन के साथ ग्रो कर रहा है। अब बात करते हैं इनकी आखिरी बिजनेस सेगमेंट के बारे में, एक्सपोर्ट बिजनेसेस। देखिए, बहुत छोटा रेवेन्यू आज के दिन में एक्सपोर्ट से आता है। आई थिंक 4% के आसपास इनका रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। लेकिन यहां पर जो मार्जिन्स हैं वो कहीं ज्यादा बेटर हैं इन कंपैरिजन टू सीडीएमओ बिजनेस एज वेल एज जो ट्रेड जेनरिक्स का बिजनेस है। उन दोनों से ही 3-4% फालतू मार्जिन्स आपको एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर मिल जाएंगे। और यहां पर जो इनकी स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी डिफरेंट है। ये फोकस करते हैं जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उनके ऊपर, यानी जो मार्केट्स ओवर रेगुलेटेड है उनको ये अवॉइड कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका। देखिए, इस बात को इस तरीके से समझिए कि अमेरिका में रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है। तो जब भी आप किसी अमेरिकन कंपनी के लिए या अमेरिकन फार्मेसीज के लिए ड्रग्स बनाते हो ना, तो आपको रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती है, जिसके साथ एक कॉस्ट अटैच्ड होती है, बहुत सारा टाइम भी अटैच्ड होता है। तो जो इनकी स्ट्रेटेजी है, एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि ये अभी यूएसए को अवॉइड कर रहे हैं। ये फोकस कर रहे हैं उन मार्केट्स में जहां पर रेगुलेशंस इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर, जर्मनी, इनकी बहुत बड़ी पोटेंशियल ग्रोथ हो सकती है ना। तो इन्होंने इस तरीके की मार्केट पे फोकस किया है ताकि जो रेगुलेटरी कॉस्ट है ना, वो उतनी ज्यादा ना रहे। ये अपने ड्रग्स बनाएं और उसके बाद अप्रूवल लें और उसके बाद उनको बेचने लग जाएं। दैट्स इट, दे वांट टू कीप इट सिंपल। हो सकता है ये फ्यूचर में कोई मर्जर्स एंड एक्विजिशन भी करें ताकि अपना एक्सपोर्ट बिजनेस और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सके। आई होप कि आपको जो इनकी वैल्यू चेन है वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और कौन कौन सी बिजनेस डिविजन्स हैं वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर ये दोनों पार्ट आपको क्लियर हो गए हैं, तो जो मैं ग्रोथ ट्रिगर्स की बात करूंगा, इन्वेस्टमेंट थीसिस की बात करूंगा, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस आज के दिन में कंपनी के अंदर है चेंज इन रेवेन्यू मिक्स। रेवेन्यू मिक्स चेंज हो रहा है फ्रॉम लोअर मार्जिन टू हायर मार्जिन प्रोडक्ट्स। बिल्कुल सिंपल चीज है।
जो इनका सीडीएमओ बिजनेस है वो 8 से 10% के आसपास मार्जिन कमाता है। आज के दिन में कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है वो सबसे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है ट्रेड जेनेरिक्स में, जो 40% से ग्रो कर रहे हैं। वहां पर मार्जिन लगभग 12 से 13% के आसपास है। यानी हायर मार्जिन प्रोडक्ट आपके रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे ट्रेड जेनेरिक्स की जो रेवेन्यू के अंदर कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, आपके मार्जिन्स इंक्रीज होते नजर आएंगे। उसके बाद मैंने इंजेक्टेबल्स की बात की थी। इंजेक्टेबल्स अगले 1-1.5 साल में, 2 साल के अंदर आपका एक बड़ा रेवेन्यू उभर के आएगा। वहां पर मार्जिन्स अगेन आपको 13, 14, 15% के आसपास भी नजर आ सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट इनका लगातार बढ़ रहा है, वहां पर मार्जिन आपको 15-16% तक नजर आते हैं। तो सीडीएमओ बिजनेस से ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रहे हैं इनके और दूसरे वर्टिकल्स, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स हमें एक्सपेंड होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर ये है कि यहां पर हमें चेंज ऑफ रेवेन्यू मिक्स नजर आता है। ओवरऑल मैनेजमेंट गाइड कर रही है कि 14 से 15% के आसपास ये अपने रेवेन्यू ले जाएंगे। कब ले जाएंगे, ले जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते, ये अभी देखना बाकी है। दूसरा इन्वेस्टमेंट थीसिस, ऑपरेटिंग लेवरेज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने रिसेंटली इंजेक्टेबल्स का प्लांट लगाया है, जो प्लांट पे सारा खर्चा ये कर चुके हैं, कैपेक्स से कर चुके हैं। उसके बाद ऑपरेशनल कैपेक्स भी इंजेक्टेबल्स के प्लांट में बहुत बड़ा हो चुका है, जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट हो चुकी है। उसके बाद जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब जितना भी खर्चा इंजेक्टेबल्स के ऊपर होना था वो हो चुका। वहां से अभी ईबिटा आना और रेवेन्यू आना बाकी है, वो शायद अगले 3 या 4 क्वार्टर्स में हमें नजर आने लग जाएगा। खर्चा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो रेवेन्यू है, जो ईबिटा है, वो हमें अगले साल नजर आने लगेगा। यानी कंपनी के मार्जिन्स डिस्पाइट दैट खर्चा अभी भी 12% के आसपास कंपनी रिपोर्ट कर रही है, वो अगले साल मोस्ट प्रोबेबली इंक्रीज हो जाएंगे ड्यू टू दिस ऑपरेटिंग लेवरेज। रिमेंबर, जो इंजेक्टेबल्स का कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो तीनों सेगमेंट्स में होगा, तीनों बिजनेस वर्टिकल्स में होगा। इंजेक्टेबल्स आपके सीडीएमओ में भी बिकेंगे, इंजेक्टेबल्स को आप एक्सपोर्ट भी करोगे, और इंजेक्टेबल्स को आप ट्रेड जेनेरिक्स की तरह भी जन औषधालय में बेचोगे। तो जितनी भी तीनों सेगमेंट्स है ना, इन सब के मार्जिन्स ड्यू टू इंजेक्टेबल्स इंक्रीज होने वाले हैं। एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी बैठी है कंपनी। वॉल्यूम पोटेंशियल भी हमें अच्छी खासी नजर आ रही है अगले 3-4 साल के अंदर। कैसे? मैनेजमेंट कह रही है कि जितने भी प्लांट्स में इनका काम चल रहा है, वो कैपेक्स जब कंप्लीट हो जाएगा और वहां से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आने लग जाएगी, तो इनका 1000 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है। ये मैनेजमेंट ना बहुत कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। ये आपको बहुत ज्यादा टाइमलाइंस नहीं देती, आपको मुंगेरी लाल के सपने नहीं दिखाती, आपको ये नहीं कहती कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपको बहुत ज्यादा ब्रेकअप नहीं देती, है ना। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो एज अ इन्वेस्टर वी वांट टू नो, लेकिन मैनेजमेंट से वो इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती। फॉर एग्जांपल इंजेक्टेबल्स का उन्होंने नहीं बताया कि कब तक हमारा रेवेन्यू आने लग जाएगा, कितना रेवेन्यू आने लग जाएगा, कितना ईबिटा आएगा, ये सब इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने नहीं दी। लेकिन उन्होंने कहा कि आप आश्वस्त रहिए कि वहां से एक्रेटिव मार्जिन्स आएंगे, मार्जिन्स बहुत बढ़िया आएंगे क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी है। और चांसेस ये है कि जितने भी प्लांट्स में वो काम चल रहा है ना, वहां से वो 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर लेंगे। आज के दिन में लगभग 800 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी कर रही है FY25 में। तो 200 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो हमको पुश दिख सकता है, हो सकता है अगले 1.5 साल में, हो सकता है अगले 2 साल में, विद इंक्रीज्ड मार्जिन्स एंड इंक्रीज्ड वॉल्यूम। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लेट्स सी अगले 2 साल में, 3 साल में ऊंट किस करवट पे बैठता है। अगला इन्वेस्टमेंट थीसिस है इकोनॉमी ऑफ स्केल। देखिए, विंडलास इंडिया के टॉप 5 जेनरिक सीडीएमओ मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। आज के दिन में जो रेगुलेटरी माहौल बन रहा है ना, उसके हिसाब से जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो चांसेस हैं कि वो और बड़े होते हुए चले जाएंगे। इस चीज को इस तरीके से समझिए कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब रेगुलेशंस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया, क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि सस्ती दवाइयां लोगों को मिले, लेकिन उन दवाइयों का जो क्वालिटी है ना, वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कब पॉसिबल है? जब रेगुलेटरी ऑडिट्स बहुत फ्रीक्वेंट होंगे, जो रेगुलेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई होंगे, और जो इंडियन रेगुलेशन के स्टैंडर्ड है ना, वो आहिस्ता 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 हाई होते जा रहे हैं। इसकी वजह से जो छोटे प्लेयर्स हैं, लगभग 2 से 3 हजार छोटे प्लेयर्स हैं इंडिया के अंदर, उनको बहुत मुश्किल हो रही है अपने क्वालिटी को मेंटेन करने की, एज वेल एज अपने मार्जिन्स को प्रोटेक्ट करने में। लेकिन जैसे जैसे अब बड़े प्लेयर्स बनते जाते हैं, आपके पास एक्सपर्टीज आती रहती है। 60 से 70 ऑडिट्स आपके हर साल होते हैं आपकी फार्मा कंपनी के अंदर, आपके मैन्युफैक्चरर प्लांट्स के अंदर। तो इतना बड़ा जो खर्चा है वो कंपनी को लगातार करते रहना है,
क्योंकि ऑडिट तो होता रहेगा, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो तो रुकने वाला है नहीं। इसके साथ-साथ आपको अपने मार्जिन्स भी प्रोटेक्ट करने होते हैं। तो जितने बड़े प्लांट्स होंगे, जितनी बड़ी इकोनॉमी ऑफ स्केल का आप बेनिफिट उठा सकते हैं, उतने ज़्यादा चांसेस हैं आप लंबे समय तक इस मार्केट में टिके रहेंगे। क्योंकि फ्रेगमेंटेड मार्केट है, छोटी मार्केट नहीं है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने प्रोजेक्ट्स बजाय कि किसी छोटे प्लेयर को देने के, किसी छोटे मैन्युफैक्चरर को देने के, बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर से को दें। ताकि एक ही जगह पर आपको क्वालिटी भी मिल जाए और आपको लार्जर बुके ऑफ प्रोडक्ट्स भी मिल जाए। इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जितना बड़ा प्लेयर होगा, उसको उतना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। एंड विडलास इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया राइट नाउ। अगला इन्वेस्टमेंट थीसिस, जो एंड इंडस्ट्री है ना, उसकी ग्रोथ। जो ट्रेड जेनरिक्स की इंडस्ट्री है, आज के दिन में वो 14 से 15% पे ग्रो कर रही है। यानी पूरी इंडस्ट्री ही 14-15% से ग्रो कर रही है। इसके अलावा जो सीडीएमओ इंडस्ट्री है इंडिया की, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो 9-10% से तो ग्रो कर रही है। यानी आज के दिन में विंडलास एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा है जो 10, 11, 12% से ग्रो कर रही है। अब पूरी इंडस्ट्री 11-12% से ग्रो कर रही है, तो चांसेस हाई हो जाते हैं कि जो इस इंडस्ट्री में अच्छा प्लेयर है, खासकर फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री में, वो शायद 15-20% से तो ग्रो कर ही लेगा। आप एक छोटी मछली हो एक बड़े पूल में, और वो पूल लगातार बड़ा हो रहा है, और उस पूल के साथ साथ आप भी बड़े हो रहे हो। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट थीसिस है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जहां पर ग्रोथ ही 2% या 3% की होती है। इस तरीके की इंडस्ट्री में 20% ग्रोथ वाला प्लेयर ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वो इंडस्ट्री जहां पर आप ग्रोथ ही डबल डिजिट में देख रहे हो, वहां पर एक अच्छा प्लेयर 15-20% की ग्रोथ आसानी से ला सकता है। अब मैं बात करता हूं कि आखिरी इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है। वो है बैलेंस शीट और फाइनेंशियल्स। विंडलास आज के दिन में डेट फ्री कंपनी है। इनफैक्ट इनकी बैलेंस शीट के ऊपर बहुत सारा कैश पड़ा है, जिसे मर्जर्स और एक्विजिशंस कर सकते हैं फ्यूचर में, जो इनका प्लान है। उसके अलावा इनके कैश फ्लोज बहुत अच्छे हैं, मार्जिन्स बहुत स्टेबल नजर आते हैं, खासकर सीडीएमओ बिजनेस में पिछले 4-5 साल से कंपनी लिस्टेड है। इसके अलावा इंजेक्टेबल्स के ऊपर खर्चा कर दिया, प्लांट के ऊपर खर्चा कर दिया, वहां से ईबिटा भी आने नहीं लगा है ना। लेकिन उसके बावजूद इनके मार्जिन्स अच्छे नजर आ रहे हैं, उसके बावजूद इनका एसेट टर्न अच्छा नजर आ रहा है। 3.5 के आसपास इनका एसेट टर्न है Q3 के अंदर। उसके अलावा इनके रोसी और आरओई भी 25% से ऊपर है। जस्ट इमेजिन, अगर इंजेक्टेबल्स का इबिटा अगर इस क्वार्टर में आ जाता, तो आरओसीई और आरओई 30% से भी ऊपर चले जाते। तो इन सभी मैट्रिक्स पे विंडलास बहुत खरा उतर रहा है ना। इसके अलावा इनकी डिविडेंड पॉलिसी बहुत बढ़िया है। थोड़े दिन पहले शेयर बायबैक किया था कंपनी ने, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई समस्या नहीं है। जितने भी मैंने इनके फोरेंसिक एनालिसिस किए, इनकी बैलेंस शीट पढ़ी, इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी, मुझे कहीं भी कोई बड़ा रेड फ्लैग नजर नहीं आया। उसके ऊपर से कंपनी की मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट नजर नहीं आ रही, बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर रही। इस तरीके की मैनेजमेंट को देखकर मैं तो बुलिश हो जाता हूँ यूजुअली। देखिए, बहुत सारी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें कर ली इस कंपनी के बारे में, अब रिस्क जानने बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा रिस्क जो मुझे नजर आ रहा है आज के दिन में, वो नजर आ रहा है कि जो इनका सीडीएमओ वर्टिकल है, वहां पर आज के दिन में 70% के आसपास रेवेन्यू आते हैं। वो वर्टिकल बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो नहीं कर रहा, वहां पर मुश्किल से 10 से 15% के आसपास से ग्रोथ नजर आती है। सबसे बड़ा जो आपका वर्टिकल है, क्या वो एटलीस्ट 15% से ग्रो कर सकता है? आई डोंट नो, पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि कुछ कमेंट्रीज इनके जो पीयर्स हैं उनसे ये आई थी कि फार्मा सेक्टर में हमें कुछ ना कुछ मंदी नजर आ रही है। ठीक है, तो ये देखना होगा कि सीडीएमओ बिजनेस कैसे ग्रो करता है। एटलीस्ट 15% से अगर ग्रो करेगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद जो इनका एक्सपोर्ट सेगमेंट है, वो भी आज से 4 साल पहले भी 4% ऑफ देयर रेवेन्यू था, आज भी 4% ऑफ देयर रेवेन्यू है। यानी वो उसी स्पीड से ग्रो कर रहा है जिस स्पीड से ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है। वो बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं देता, क्योंकि एक्सपोर्ट सेगमेंट एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज्यादा मार्जिन एक्रेटिव है, सबसे ज्यादा मार्जिन एक्सपोर्ट्स के अंदर है। अब पता नहीं एक्सपोर्ट्स ट्रेड जेनरिक्स वाली ग्रोथ कब दिखाएगा, नहीं पता। जो आज के दिन में पिछले 3-4 साल से इनकी ग्रोथ आ रही है ना, वो सारी ट्रेड जेनरिक्स से आ रही है। अब ट्रेड जेनरिक्स का जो बेस है, पहले छोटा सा बेस था, अब वो बेस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा है। क्या जो 40% की ग्रोथ ये पिछले 4 साल से दिखा रहे थे, वो कंटिन्यूड रहेगी? सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो कंटिन्यूड नहीं रही, तो जो हम उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी के मार्जिन्स एक्सपेंड होंगे, शायद वो उस स्पीड से ना हो।
ये सबसे बड़ा मॉनिटरेबल है इस कंपनी के अंदर कि जब भी रिजल्ट्स आए तो आप ये देखिए कि ट्रेड जेनरिक्स और एक्सपोर्ट इन कंपैरिजन टू सीडीएमओ बिजनेस कैसे बढ़ रहा है, कैसे एक्सपेंड हो रहा है। दूसरा बड़ा रिस्क, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। कंपनी और मैनेजमेंट बार बार मर्जर्स और एक्विजिशंस की बात कर रही है। जब भी कोई मैनेजमेंट मर्जर्स की बात करती है ना, तो मैं स्केप्टिकल हो जाता हूं और आपको भी स्केप्टिकल हो जाना चाहिए, क्योंकि मर्जर्स और एक्विजिशन जितने दूर से अच्छे लगते हैं ना, उतने पास से अच्छे नहीं होते। उनकी इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाती है। खासकर आप एक छोटे प्लेयर को एक्वायर करेंगे, आप उस छोटी कंपनी के मार्जिन्स कैसे और कितने टाइम में अपनी कंपनी की एवरेज के बराबर लेके आएंगे, नहीं पता। सिनर्जी आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि कंपनीज ऑर्गेनिकली ग्रो करें, लेकिन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है जहां पर फ्रेगमेंटेड प्लेयर्स हैं, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो छोटे छोटे प्लेयर्स को खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था, वही हालत शायद सीमेंट इंडस्ट्री की तरह नहीं, लेकिन छोटे स्केल पर यहां पर भी प्ले आउट हो सकती है फ्यूचर में। तो इन केस अगर मर्जर्स और एक्विजिशन बहुत स्पीड से हुए तो मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हो जाऊंगा इस कंपनी के अंदर कि पता नहीं कि कंपनी जैसा उम्मीद है उस तरीके से परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, मार्जिन उस स्पीड से एक्सपेंड होंगे या नहीं होंगे। तीसरा बड़ा रिस्क, जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड फार्मा कंपनीज हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड जेनरिक्स की मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। जैसे सिप्ला हो गया, डीआरएल हो गया, एल्केम फार्मा हो गया, ये सारी कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रेड जेनरिक्स में आ रही हैं। ब्रांडेड ड्रग्स तो ये बेचते ही बेचते थे, अब ट्रेड जेनरिक्स में भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ट्रेड जेनरिक्स सबसे रैपिडली ग्रो करने वाला सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है आज के दिन में इंडिया के अंदर। अब इसका इम्पैक्ट विंडलास जैसी कंपनी पर क्या होगा, ये सवाल देखने वाला है। विंडलास की मैनेजमेंट कह रही है कि जो ब्रांडेड कंपनी है उनका जो सेल्स का चैनल है वो टोटली डिफरेंट होता है, तो उनको वो डिस्ट्रीब्यूटर वाला नेटवर्क फोड़ने में टाइम लगेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अगर इस कंपनी को पढ़ रहे हैं तो लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स और लॉन्ग टर्म रिस्क भी जरूर देखिए। अब फाइनल रिस्क की बात कर रहा हूं और शायद सबसे बड़े रिस्क की बात कर रहा हूं, वो है कि हम इस कंपनी को कहां पर खरीद रहे हैं। क्या हम साइकिल के टॉप पर तो स्टॉक को नहीं खरीद रहे हैं? आरओसी, आरओई, एसेट टर्न, मार्जिन्स सभी अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं आज के दिन में। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां से साइकिल रिवर्स होनी शुरू हो जाएगी? हो सकता है अगले 6 महीने में, हो सकता है अगले 1 साल में। बहुत बड़ा रिस्क है। इसीलिए हमारी नजर वैल्यूएशंस पर भी पड़नी चाहिए। आज के दिन में स्टॉक की वैल्यूएशन 35 के एक्स के आसपास पीई हमें स्टॉक की नजर आ रही है। ठीक है, जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे आकुन ड्रग्स है और इनोवा कैप्टेव है, उनकी वैल्यूएशंस 40x से 50x के बीच में है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें सस्ता नजर आ रहा है। उसके अलावा जो हमें ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी लगभग 20% के आसपास नजर आ रही है कि 20% के आसपास तो ग्रोथ कंपनी दिखा ही देगी। तो जो इनका पैग रेशो है वो लगभग 1.75 के आसपास नजर आता है। बहुत सस्ता तो नहीं है। 20% की एक्सपेक्टेशन है। अगर मार्केट यही मल्टीपल फ्यूचर में भी इस कंपनी को देती रहेगी, सपोज कर लीजिए 35x का मल्टीपल इस कंपनी को 3 साल के बाद मिलेगा, तो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है कि 2-3 साल के बाद शायद इनके जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ के हो जाएंगे, है ना। मार्जिन हो सकता है 14-15% के आसपास हो जाए। तो हम मान सकते हैं कि इबिटा 140-150 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अगर हम डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट को हटा दें तो जो हमें पैट नजर आएगा वो कंपनी का लगभग 110 करोड़ से 115 करोड़ के आसपास नजर आएगा आज से 3 साल के बाद। अगर कंपनी को 35x का मल्टीपल मिलता है तो 35 को 110 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको फ्यूचर मार्केट कैप मिल जाएगी कंपनी की। अब आप देखो कि कितने CAGR से कंपनी ग्रो कर रही है। मैं ये मॉडल बना सकता था और आपको दिखा सकता था, लेकिन नई सेबी गाइडलाइंस के हिसाब से मैं आपको सारे काम करके नहीं दिखाऊंगा। मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके से देखना है। अब ये आपको देखना है कि कंपनी बहुत सस्ती है या नहीं है। मुझे बहुत सस्ती तो कंपनी नजर नहीं आ रही, बहुत महंगी भी नजर नहीं आ रही। और अगर ट्रेड जेनरिक्स की सेगमेंट ऐसे ही 40% से ग्रो करती रही तो क्या पता मार्केट इस कंपनी को पीई मल्टीपल 50 का देने लग जाए, 60 का देने लग जाए। हमें नहीं पता ना, क्योंकि ये सेगमेंट तो अभी बननी शुरू हुई है। उसके बाद इंजेक्टेबल का भी प्लांट आना है, तो अभी ट्रिगर्स कंपनी के अंदर मौजूद है ना। हमें नहीं पता कि फ्यूचर में मार्केट इस जैसी कंपनी को किस तरीके का मल्टीपल देगी, वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। वैल्यूएशंस भी एक बहुत बड़ा रिस्क है ना। चलिए तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, इतना भी मुश्किल नहीं है, पैसा जरूर बनेगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।